वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। एक बार फिर नरेंद्र मोदी का भाषण उसी तेवर उसी अंदाज में सुनने को मिला, देश ने सुना। वे पूरे फुल फॉर्म में थे, फ्रंट फुट से खेलते हुए नजर आए। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया और फिर लगातार तीर चलाते चले गए। 5 फरवरी को जो भाषण प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में दिया था, उसकी गूंज आप कह सकते हैं कि अभी तक सुनाई पड़ ही रही है। तभी उन्होंने कांग्रेस पर फिर से अपना हमलावर तेवर अख्तियार कर लिया। इससे हुआ ये कि जो चुनावी माहौल देश में है उसमें गर्माहट और बढ़ गई। अब की बार 400 के पार का ऐलान संसद में करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को पहले ही बेचैन कर रखा है। इस बार उन्होंने बात काफी आगे बढ़ा दी। अपने भाषण में मोदी ने व्यवस्था से जुड़ी कुछ बुनियादी बातें भी सामने रखी। उनका शासनकाल कितना अलग है, अपनी सरकार के दौरान उन्होंने क्या कुछ बदला, यह पूरा ब्यौरेवार उन्होंने संसद में रखा। शायद इसलिए भी कि चुनाव से पहले संसद के आखिरी सत्र है और प्रधानमंत्री जब बोल रहे हैं तो देश पूरा सुन रहा है। उस समय उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल जो गुजारा है, इसमें हिंदुस्तान का क्या भला किया है, कितना तरक्की आगे कर पाया है देश, आम आदमी भी सुन सके, जान सके। इस बात की पुरजोर कोशिश नरेंद्र मोदी ने की। नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर बोल रहे थे। 90 मिनट की स्पीच की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस से की। भाषण के पहले हिस्से में कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस की अंग्रेजियत पर चोट, कांग्रेस के लिए युवराज और कमांडो से शब्द, और दूसरा हिस्सा जाति के नाम पर चल रही राजनीति को लेकर के। तीसरे हिस्से में उन्होंने अपने 10 साल के कामकाज की तुलना कांग्रेस के पिछले 10 साल से मनमोहन सिंह वाली सरकार से की। भाषण का चौथा हिस्सा अपनी आने वाली सरकार के दावे के साथ 5 साल का नया टारगेट फिक्स करने का। मतलब कि उन्होंने अपनी स्पीच मोदी 3.0 से शुरू की, या यूं कहिए कि उसके ब्लूप्रिंट के साथ खत्म की। संसद में जिस आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं, ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया। इसे आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर भी देख सकते हैं, जिसमें सामने वाले के मनोबल को कमजोर करने की एक मजबूत रणनीति चलती है। अपने कार्यकाल के आखिरी सत्र में प्रधानमंत्री मोदी सियासी दांव चलते दिख रहे हैं। इसके साथ उन्होंने अपनी सरकार का आगे का रोड मैप भी रखा। अगले लोकसभा चुनाव में जीत का दावा पेश किया और लगे हाथ अपने तीसरे कार्यकाल का ब्लूप्रिंट भी देश के सामने रखा। जाहिर है कि 5 साल में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर की दुनिया में धूम मचाएगा। अगले 5 साल में देश भर में पाइप से गैस के कनेक्शन पहुंच चुके होंगे। इंडिया की बुलेट ट्रेन सबके सामने होगी। अगले 5 साल में और क्या कुछ होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने आगे क्या करना है, इन सब के बारे में संसद के भीतर खुद अपनी बात रखी। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति। ये 3.0 का जो कॉन्फिडेंस है, ये नरेंद्र मोदी को कहां से आता है? पिछले 10 साल में सरकार ने अलग अलग मोर्चों पर जो काम किए हैं, अगर आप उनको एक बारगी देखते हैं तो पिछले 60 साल में नज़र दौड़ाते हैं तो आपको यहाँ बहुत कुछ दिखता है जो उसके मुकाबले बहुत तेज़ रफ्तार में है और बहुत आगे है। सियासी बातों के साथ प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ ऐसा कहा
जो देश के हर आदमी को ध्यान से सुनना चाहिए। देश के आर्थिक हालात को लेकर जिस तरह की बयानबाजी विपक्ष की तरफ से होती रही, वो भ्रम पैदा करती है। आम आदमी के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। विपक्ष लगातार कहता रहा कि देश के पीएसयूज को बेचा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात खम ठोक के कही। 2014 में देश में 234 पीएसयूज थे, आज 254 हैं। प्रधानमंत्री संसद में आंकड़ा रख रहे थे, ये ज्यादा ऑथेंटिक है क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। इसी तरह एलआईसी के बारे में कहा गया कि एलआईसी डूब रहा है, गरीबों का पैसा कहां जाएगा, सब डूब जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एलआईसी के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरा, एलआईसी की सच्चाई देश के सामने रखी, संसद को बताया कि एलआईसी लगातार मजबूत होता जा रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आधार बनाकर जो डर फैलाया गया था वो गलत था और गलत है। एक कमांडो जहां नहीं है, एलआईसी को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे। एलआईसी का ऐसा हो गया, एलआईसी का वैसा हो गया, एलआईसी का यूं हो गया। जितनी गलत बातें एलआईसी को लिए बोलनी चाहिए बोली, और तरीका यही है, किसी को बर्बाद करने, अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ। और टेक्निक वही है। गांवों में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो, लेकिन हाथ ना लगता हो तो फिर हवा फैला देते, ये भूतिया बंगला है, यहां जो जाता है ऐसी हवा फैला देते, कोई लेता नहीं, फिर खोजा करके लपक लेते। एलआईसी एलआईसी क्या क्या चलाया। इसी तरह HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री के मुताबिक झूठ फैलाया गया। कहा गया कि HAL तबाह हो गया है, खत्म हो गया है, राफेल डील को भी निशाना बनाया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी के मुताबिक सच्चाई कुछ और है। HAL का परफॉर्मेंस जबरदस्त है। प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पर जब आंकड़े रखे तो हर कोई दंग रह गया। HAL ने एक साल में 142% का रिटर्न फाइल किया है। HAL का मार्केट कैपिटल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। और अब BSNL, MTNL का हाल भी आप समझ लीजिए। विपक्ष की बयानबाजियों के हिसाब से BSNL भी बदहाल रहा है, जबकि BSNL को गिरावट की वजह से पिछली सरकार की नजर रही उस पर। साल 2006 से 2012 के बीच BSNL लाल फीताशाही का शिकार रहा। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने में महीनों लग जाते थे। अब BSNL का पूरा जो मामला है, उसकी जो पूरी तस्वीर है, वो बदल रही है। 2019 में BSNL के रिवाइवल के लिए मोदी सरकार ने 70,000 करोड़ का पैकेज दिया। इसी तरह MTNL, उसको भी ऊपर उठाने पर जोर दिया जा रहा है। BSNL और MTNL के लिए 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का फंड अलॉट किया गया है। कहने का मतलब ये है कि वो PSUs, वो सरकारी कंपनियां जिनको लेकर के बहुत तरह की बातें कही जाती रहीं, अफवाह फैलाया जाता रहा है, या पिछली सरकारों में उनकी हालत खस्ता कर दी गई थी और माना यह जा रहा था कि मोदी सरकार में वो डूब जाएंगी, नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सब निकाल ली गई और आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, मजबूत हैं। कुछ इसी तरह की स्टोरी एयर इंडिया की भी है। एयर इंडिया को पिछली सरकार ने कहीं का नहीं छोड़ा, ये नरेंद्र मोदी ने कहा। साल 2007 से ही एयर इंडिया नुकसान झेलता रहा, हर साल 3,000 से 7,000 करोड़ का नुकसान। तभी सरकार को एयर इंडिया पर बड़ा फैसला लेना पड़ा, यानी कि एयर इंडिया को अगर बेचना पड़ा तो उसका कारण क्या था, नरेंद्र मोदी ने आज देश के सामने उसको रखा। कहा कि हमने PSU बेच दिए, PSU डुबो दिए, बाती बाती की बातें यहां सुन, और वरिष्ठ लोगों के मुंह से सुन रहा था। याद कीजिए, BSNL, MTNL को बर्बाद करने वाले कौन थे? वो कौन सा कालखंड था जब BSNL, MTNL बर्बाद हो चुके? जरा याद कीजिए, HAL
उसकी दुर्दशा क्या करके रखी थी, बर्बादी। और जाकर के गेट पर भाषण देकर के 2019 का चुनाव लड़ने का एजेंडा तय होता था एचएएल के नाम पर। जिन्होंने एचएएल को तबाह कर दिया था वो एचएएल के गेट पर जाकर के भाषण झाड़ रहे थे। आदरणीय सभापति जी, एयर इंडिया को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया? ये हालत कौन लाया था? कांग्रेस पार्टी और यूपीए। ये 10 साल की उनकी बर्बादी से मुंह नहीं मोड़ सकते। कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी कंपनियों की सेहत को दुरुस्त करने और पिछली सरकारों में जिस तरीके से वो गिरी पिटी रहीं उनको फिर से खड़ा करने में मोदी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और आज वो कामयाब कंपनियां हैं। अगर एयर इंडिया को बेचना पड़ा तो उसका दारोमदार या उसका कसूरवार जो लोग थे उनका नाम उन्होंने लिया। नरेंद्र मोदी ने एक और बुनियादी बात कही। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने, कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी हिंदुस्तान को अंग्रेजियत से या अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं जाने दिया। उन्होंने लगातार कई उदाहरण रखे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जनपथ, यह जनपथ राजपथ जो था वो कर्तव्य पथ नहीं हो पाया। वो जो इंग्लैंड से आने वाले राजा थे या महारानी थी उनके लिए जो रास्ता था जिसको राजपथ कहा जाता था वो राजपथ ही रहा। नरेंद्र मोदी ने आकर के उसको कर्तव्य पथ किया। उन्होंने कहा कि जितने भी शहीद इस देश में सैनिक हुए हैं उनके लिए वॉर मेमोरियल नहीं बनाया इन सरकारों ने। संसद में शाम 5 बजे तक बजट शुरू होता था क्योंकि अंग्रेजों की जो संसद थी वहाँ सुबह हो रही थी, संसद वहाँ खुलती थी। तो हिंदुस्तान का समय इस लिहाज से रखा गया कि जहाँ अंग्रेजों की संसद खुलती है उस समय आप बजट पेश करें। यह जो मानसिकता थी उस मानसिकता में देश को जकड़े रखने या उस तरह की निशानियों को बनाए रखने की कोशिश कांग्रेस करती रही। मोदी ने दावा किया कि मेरे आने के बाद वो सारी निशानियां मिट रही हैं। जो अंग्रेजों का कानून था आईपीएल वो भी बना रहा। वो दंड देने का कानून था ना कि न्याय पाने का। अब न्याय पाने का कानून नरेंद्र मोदी के आने पर हुआ है। नरेंद्र मोदी इस तरह के कई उदाहरण रखे और कहा कि हिंदुस्तान के लोग आज़ाद हिंदुस्तान की हैसियत के हिसाब से चलेंगे, ना कि अंग्रेजों की गुलामी के जरिए थोपी गई जो व्यवस्था थी उसकी राह चलेंगे। अब मेरे साथ बीजेपी के सांसद रमेश विधोड़ी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से उदित राज साहब हैं। दोनों धुरंधर सांसद हैं और दोनों अच्छे जानकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री ने, उदित राज जी मेरा सवाल है, चूंकि आपने प्रधानमंत्री को सुना होगा और मैं मानता हूं कि आपने पूरा सुना होगा। प्रधानमंत्री ने अंग्रेजियत या अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर नहीं निकाल पाने की कांग्रेस की नाकामी का जिक्र किया और पीएसयूज की जो खस्ता हालत थी उसको अपने दौर में मजबूत करने, बेहतर करने और भरोसेमंद कंपनियों के तौर पर खड़ा करने का दावा किया। इसको लेकर के आपकी पार्टी की निजी राय क्या है? जिन्होंने देश के लिए कुछ किया ही नहीं उनके लिए कमियां खोजना कौन सी बड़ी बात है? 2014 के बाद से अभी तक कौन सी ऐसी चीज अतिरिक्त, बहुत बड़ी अतिरिक्त कर दिया जो पहले नहीं था? जब नेहरू जो प्रधानमंत्री थे तो उस समय सुई तक नहीं बनती। तो सारा देश तो कांग्रेस ने ही बनाया, सब कुछ बनाया। अब उसमें कमियां होंगी। प्रधानमंत्री जी अपनी इन्होंने जो ये बताए ना कि जैसे कि इन्होंने कितनी यूनिवर्सिटीज बना दी, या ये बताएं कि 2 करोड़ रोजगार दे दिया, 15 लाख रुपया खाते में जमा करा दिया, बाहर खत्म हो गई, या आतंकवाद खत्म हो गया, ये अपना बताएं। इन्होंने कहा था मित्रों 60 महीना दे दीजिए, जो 60 साल में नहीं हुआ है वो हम करके दिखाएं। अपनी उपलब्धि बताएं। ये प्रधानमंत्री का स्तर थोड़ी है कि आप मतलब कि तू मैं करने वाली बात है, अंग्रेजियत की बात है। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है उदित जी, क्योंकि आपने कहा नहीं यशवंत जी, 1 मिनट। जी जी बोलिए। एक लाइन से आरएसएस और बीजेपी के बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते हैं और विदेश जाते हैं। ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को कहते ना 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 अंग्रेजी। ये अंग्रेजी को तो इतना लब करते हैं, अंग्रेजियत को इतना लब करते हैं कि आप
मतलब सोच भी नहीं सकते, तो हमें बहकाने की कोशिश न करें। हमें अंग्रेजी से फायदा हुआ है, हमें अंग्रेजियत से फायदा हुआ। दलितों की क्या हालत थी इस देश के अंदर? अगर अंग्रेजी हुकूमत न होती इस देश पे तो मार काट के फेंक दिए जाते डॉक्टर अंबेडकर, कोई सुनने वाला नहीं ठीक था। है उदित जी, चूंकि आप बहस के लिए नहीं आए हैं, आप अपनी राय रखने के लिए आए हैं, और मैं आपकी निजी राय का सम्मान करता हूं, मैं आपको बहस में नहीं घसीटना चाहता हूं। पार्लियामेंट्री सिस्टम किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया, तो भी आते हैं एक बार दूसरे मेहमान को बोलने का मौका दूं। मैं चाहता हूं कि बहस ना हो, लेकिन दोनों की निजी राय लोगों के सामने आए। नहीं आया, मैं समझ रहा हूं, इसलिए मैं आपकी राय की इज्जत कर रहा हूं। मैं आपसे आपकी राय लूंगा, विधुड़ी से विधुड़ी जी की राय लूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके बीच में बहस हो। रमेश जी। यशवंत जी, उदित जी को तो ये अधिकार ही नहीं है जो बोल रहे हैं। उदित जी को अधिकार नहीं है। आई एम सॉरी, मेरे मित्र हैं, 5 साल सांसद रहे हैं। आप उदित जी से पूछो कि जीवन में पंचायत का चुनाव कभी जीते? ये मोदी के नाम से 2014 में लोकसभा में पहुंचे हैं। देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर उदित जी को आने का मौका मिला है। उदित जी ने उस क्षेत्र के अंदर 2 पैसे का सेवा का काम किया जहां से वो सांसद बने। बात करिए, ठीक है ना? नंबर 1। रमेश जी को 2 मिनट समय दे देते हैं। नंबर 2, वो रुक ही नहीं सकते। यशवंत भाई वो मेरे मित्र हैं, मैं जानता हूं, रुक ही नहीं सकते हो। आप मेरिट पर बात करिए, इसीलिए मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा। मैं आपने जो टिप्पणी की देश के प्रधानमंत्री पर कि प्रधानमंत्री का स्तर नहीं है, मैंने उसका जवाब दिया है कि ये आरएसएस ही थी जिसके दफ्तर में बैठकर मेरे साथ गए थे आप टिकट मिलने के बाद और सांसद बने थे। तो कम से कम उस मर्यादा के अनुसार उस एहसान को तो याद रखना चाहिए आदमी को। नंबर 2, अंबेडकर जी का जो हाल किया कांग्रेस ने, वो आरएसएस ने नहीं किया। का वोट पहले बार मिला है। आप मत कहिए मैं कोई मतलब है कि ऐरो गैरू नहीं हूं, मैं नहीं ये भ्रम है आपको, ये भ्रम है। हंसराज हंस जी ये इनकार नहीं। रमेश भाई खुदे में लगा दिया अपनी सरकार के ऊपर उदित जी के जरिए जो सवाल खड़ा हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसका जवाब दे दें। ये जो दलित का वोट मिला है वो दलित को सम्मान मोदी साहब ने दिया है। पिछले 10 साल के अंदर दलित को अधिकार देने का काम किया है, दलित के बेटे को राष्ट्रपति बनाने का काम किया है, जो कभी जिंदगी में सपने में नहीं सोच सकते। घरों में शौचालय नहीं बन पाए थे 60 साल में, जिनका गुणगान आप कर रहे हो, और इन्हीं के गुणगान से फ्रस्ट्रेटेड होकर आप भारतीय जनता पार्टी में आकर सांसद बने थे। उदित राज जी, आपके घर हाथ जोड़ने बात चली गई थी। रमेश भाई चलकर आए थे। आपकी बात से उदित जी नाराज होकर चले गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी सरकार पे आता हूं। उन्होंने सवाल रखा था, आप अपनी सरकार का पक्ष टिक ही नहीं सकते थे। वो मेरी आंखों देखा सीन था, कैसे टिक जाते? वो किसी पर्दे पर किसी टेलीविजन पे उदित जी कुछ भी बोलते रहे, लेकिन सच्चाई तो मेरे सामने कैसे रुक जाएंगे? आरएसएस के दफ्तर में मेरे सामने मत्था टेका था जाकर, कैसे मना कर देंगे? 2014 में किसने सांसद बनाया? खैर मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता, लीडिंग चैनल है आपका भी। अब मैं विषय पे आना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो मोदी 3 का विजन रखा है, वो पहले ही दिन से 52 करोड़ लोगों के आज जनधन जो खाते हैं ना यशवंत जी, वो पहले ही दिन से जब डिजिटल इंडिया की बात कही थी, इन्हीं देश के ये फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम जी ने हंसी मजाक उड़ाया था। रेडी पटरी वाले, वो कहां से डिजिटल, वो कहां से फोन पर। आज आप रेडी लगाने वाला गरीब आदमी, स्वनिधि से 10,000 का लोन लेना व्यक्ति भी पेमेंट वो डिजिटल ले रहा है जी। आज जो भारत की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर पिछले 10 साल में लाने का काम किया, जिसको प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक 30 ट्रिलियन, जो आज नहीं 2047 तक $30 ट्रिलियन का जो विजन है, उसको 27 में 5वें नंबर पर के लक्ष्य को इसलिए पूरा करेंगे कि जो भारत 12वें नंबर पर था अर्थव्यवस्था में, आज ब्रिटेन से भी ऊपर 5वें नंबर पर आ गया है। जिन्होंने 2 साल राज किया, जो मेरे भाई उदित जी बता रहे थे, अंग्रेजों की देन, पार्लियामेंट, तो इनके अंदर गुलामी के अंश है विचारों के अंदर, वो निकल नहीं पा रहे। अंग्रेज जो यहां से हमारे नौजवानों ने, भगत सिंह जी ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने जो संघर्ष करके भगाया था ना, तो इसीलिए रमेश भाई एक दिन ना आपसे लंबी चर्चा मैं करूंगा आपको बिठा करके, क्योंकि आपकी सरकार को लेकर के जो भी सवाल होंगे आपके सामने रखूंगा। चाहूंगा कि आपको उसका जवाब देना चाहिए। आज थोड़ा समय आज्ञा नहीं दे रहा है, इसलिए आपको मुझे रोकना पड़ रहा है। जी रमेश भाई। 5 विषय, तो मैं 5 जो विजन पॉइंट है ना, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम दुनिया के अंदर भारत को देने का काम करेंगे, जो मोदी जी दे रहे हैं 100%।
डिजिटल इकोनॉमी की मैंने आपको बताई है, हर सेक्टर में 3 से 4 चैंपियन तैयार करना। मेक इन इंडिया के बांस की टोकरी बनेगी तो और 3 आइटम ऐसी बनेंगी। डिफेंस के स्तर पे भी हमने जो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाया है, हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से जो हम उपभोक्ता हैं, हम विक्रेता बनने जा रहे हैं। वरना कौन आदमी अपनी छत पर कभी भी सोलर पैनल लगाकर इलेक्ट्रिसिटी ले सकता था? सपने में सोचा था कि हम लोगों ने? ये चिदम्बरम जी का बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी कामयाबी है कि सरकार के हर सांसद को सरकार की सफलताओं और उपलब्धियों की पूरी जानकारी रहती है। किसी भी मंच से, किसी भी मोड़ पर कहीं भी खड़ा होकर के वो सरकार के बारे में लंबा चौड़ा बोल सकते हैं। रमेश बिधूड़ी की बातें उसकी गवाहियां हैं। रमेश भाई, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो काम 30 सेकंड में मेरी बात खत्म कर लें, मैं खत्म करना चाहता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग अपने हाथ से काम करते हैं ना, मोदी जी अपने हाथ से काम कराते हैं, इसलिए वो याद रहते हैं हर सांसद को क्षेत्र में काम करने का मार्ग मोदी साहब ने दिखाया है। पहले की तरह नहीं 5 स्टार में लोग पड़े रहेंगे और बड़े बड़े नेताओं की सेवा करेंगे। तो कर्तव्य पथ का नाम वैसे ही नहीं रखा, कर्म करने का संस्कार सांसदों को। रमेश भाई, बस समय यहीं तक हमको कहता है कि आपसे बात मुझे तो लगा मेरे साथ आप बहस कर, लेकिन बैठेंगे आपके साथ। आपने मुझे 2 मिनट के लिए बुलाना है, मैं तो इतनी नहीं लंबी चर्चा करेंगे, एक लंबी चर्चा। आपका समय मुझे चाहिए, मैं आता हूं आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।